ठीक है, पिछले क्लास में हमारा ये चल रहा था सेकंड एसएमसी मेटल अनरिस्ट्रिक्टेड 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने कर लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। एज पर डीजीएमएस गाइडलाइंस, हाइट ऑफ एस1 टाइप फेंसिंग शैल नॉट बी लेस देन। ठीक है, टाइप ऑफ फेंसिंग हमने सीएमआर में अच्छे से कवर किया है उसके डायग्राम के साथ, है ना। तो उसे आप पढ़े होंगे, तो ये आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो टाइप ऑफ फेंसिंग देखिए, जो भी 4-5 टाइप के फेंसिंग होते हैं, ठीक है, S1 S2 S3 U1 U2 U3 G1 G2 जो भी है, तो उसको क्या करना अपने को, उसका हाइट वगैरह एक डायग्राम बनाकर आप याद करोगे ना। एक डायग्राम बना के याद करोगे तो आपको याद रहेगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, इस सबका डायग्राम के साथ याद रखना है। बाकी अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। S1 क्वेश्चन क्या था अपना, S1 टाइप में है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, डीजीएमएस गाइडलाइंस जो सर्कुलर वगैरह निकालता है उसमें हाइट ऑफ S1 टाइप फेंसिंग सेल नॉट बी लेस देन, है ना। हम्म, तो ये देखिए, इसमें सारा टाइप्स ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है ना। अपन सीएमआर आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हमने इसका डायग्राम के साथ बताया, है ना। तो क्या है, S1 टाइप जो फेंसिंग होता है वो क्या होता है, 0.4 मीटर थिक ब्रिक वॉल रहेगा उसमें, है ना। 0.4 मीटर थिक ब्रिक ऑल इन लाइम मोर्टर, नॉट लेस देन 1.2 मीटर हाइट। मतलब जो दीवार आप खड़ा करोगे, फेंसिंग कैसे बनाओगे, एक बाउंड्री, जिसे हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो 1.2 मीटर ऊंचा क्या करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे। 1.2 मीटर, ये दिख रहा है, 1.2 मीटर उसका हाइट होना चाहिए, है ना। विथ अ बार्ब्ड वायर फेंस नॉट लेस देन 0.6 मीटर विथ हाई, विथ वायर्स नॉट मोर देन 0.25 मीटर अपार्ट ऑन टॉप। ठीक है। तो S1 फेंसिंग कैसा होता है, आपका 1.2 मीटर का हाइट का आप दीवार खड़ा करोगे। ओके, ये 1.2 मीटर हाइट का, और इस दीवार की चौड़ाई होनी चाहिए 0.4 मीटर थिक। और उसके ऊपर में क्या होना चाहिए, कटीले तार लगे होने चाहिए। ये कटीले तार, तो दो तार के बीच की दूरी भी बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, हाई विथ बार्ब्ड वायर फेंस नॉट लेस देन 0.6 मीटर हाई, विथ वायर्स नॉट मोर देन 0.25 मीटर अपार्ट। मतलब ये दो तार के बीच की दूरी 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये ऊपर वाले वायर की दूरी दीवार से 0.6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका फेंसिंग, मतलब कुल मिला के एक बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर कटीला तार। ओके, बाउंड्री की हाइट कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। और हमारा क्वेश्चन यही पूछा है कि डीजीएमएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग S1 टाइप फेंसिंग का हाइट किससे ज्यादा, किससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, है ना, किससे कम नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर क्या है, 1.2 मीटर। अब देखिए, किसी भी फेंसिंग का ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता था, है ना। मान लो S2 का पूछता तो हमें यार पता होना चाहिए कि हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना, एक कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, है ना, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और दीवार की चौड़ाई 0.4 मीटर। ओके, इस तरीके का S1 S2 S3 होते हैं। ठीक है, ये सरफेस में, सरफेस के ज्यादातर इसमें सरफेस के ये फेंसिंग है। ठीक है, G1 G2 G3 ये सब क्या है, अंडरग्राउंड के फेंसिंग वगैरह है। G1 G2 G3 U1 U2 U3। ओके, तो कौन सा फेंसिंग कहाँ यूज होता है, ये सारा भी क्वेश्चंस आता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि स्टोरेज टैंक है वाटर टू बी यूज्ड इन कनेक्टेड विथ माइनिंग, है ना। कोई स्टोरेज टैंक है जो कि माइनिंग से कनेक्टेड है, वहाँ वाटर जो यूज होता है वो माइनिंग से कनेक्टेड है, तो वहाँ किस तरीके का फेंसिंग लगाया जाता है, तो S1। अबंडेंट शाफ्ट और इंक्लाइन के पास कौन सा फेंसिंग लगाया जाता है, तो S2, है ना। टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइंस S2, वर्किंग इंक्लाइन से, ठीक है, ऊपर अभी क्या ऊपर देखा ना, अबंडेंट ना, वो यूज में नहीं है तो S2। वर्किंग इंक्लाइंस है तो भी S2।
ठीक है। टॉप ऑफ स्टोरेज बंकर फॉर सैंड, सैंड के लिए अगर स्टोरेज बंकर आप बना रहे हो तो S1 S2 या G2, तीनों में से को है ना। आपका ऑप्शन कैसे रहेगा, S1 S2 और G2 ऑल ऑफ द अबव या ABC, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा फेंसिंग कहाँ यूज होता है। इसे CMR में कवर किया गया है। आप फोल्डर में फेंसिंग सर्च करके भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर करके अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फोम टाइप एक्सचेंजर shall नॉट बी यूज फॉर फाइटिंग ऑफ डेथ फायर। किस तरीके के फायर्स में फोम टाइप एक्सचेंजर यूज नहीं करते हैं, है ना। तो फोम किस में यूज नहीं होता, फोम क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि अगर आप इसमें फोम यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, आपको करंट लग सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फायर्स में आप फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करोगे, पानी यूज नहीं करोगे, है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है। ठीक है, तो शैल नॉट बी यूज पूछा है कि कहाँ यूज नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स में आप फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोम क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, द time spent by person chosen for examination in occupational health survey as per section 9A of Mines Act 1952 shall be counted toward his, है ना। कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के एग्जामिनेशन एग्जाम कर रहा है ना, तो उसका जो समय लग रहा है जो भी, तो वो क्या क्या टाइम है, वो उसका वर्किंग आवर है कि वर्किंग आवर के दौरान करेगा, या आफ्टर वर्किंग आवर करेगा, या बिफोर वर्किंग आवर करेगा, या जब उसका रेस्ट रहेगा तब करेगा, या उनका क्वेश्चन है। तो जब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करता है तो वो उसका वर्किंग आवर में है ना, कि वर्किंग आवर कराता है वो। As per Mines Rule 1955, format of register of leave rest shall be maintained in, है ना। जो रेस्ट का जो आपका रजिस्टर है, उसका फॉर्मेट है, वो किस रजिस्टर में मेंटेन होगा, फॉर्म EDAB&C। ओके, तो क्वेश्चन 79 का जो फॉर्मेट फॉर रजिस्टर ऑफ लीव, लीव के लिए जो रजिस्टर का फॉर्मेट रहता है वो फॉर्म ई में, फॉर्म ई रहता है ना। मतलब एक रजिस्टर है, उसका नाम रखते हैं हम फॉर्म ई। उसमें रजिस्टर वो क्या फॉर्म, वो रजिस्टर क्या कहलाता है, रजिस्टर ऑफ लीव और रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 80, एज पर पर्सनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर advised through DGMS Circular 2 of which one of the following points are not covered in environmental aspects। ठीक है, आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, पर्सनल रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो पर्सनल रिस्क असेसमेंट में इनमें से कौन सा ऑप्शन कवर नहीं किया जाएगा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। नॉट वाला क्वेश्चन है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप नॉट को बिल्कुल ध्यान देंगे, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट कवर्ड इन एनवायरमेंटल, नॉट पुअर लाइटिंग, confined spaces, open flames and impact, temperature and poor ventilation। ठीक है, तो कौन सा कवर नहीं किया जाएगा पर्सनल रिस्क असेसमेंट में, आपका ये पुअर लाइटिंग एंड लाउड नॉइज को कवर नहीं किया जाएगा, है ना। इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट देखा जा रहा है ना, एनवायरमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सारा चीज वेंटिलेशन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह देखेगा। फ्लेम अगर कहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये देखा जाएगा। कन्फाइंड स्पेस, बहुत ही ज्यादा सकरा जगह है ना, तो वहाँ सांस वास लेने में दिक्कत हो सकता है, तो ये हो सकता है। बाकी पहला ऑप्शन क्या है, पुअर लाइटिंग एंड लाउड नॉइज, ये अलग चीज है। ठीक है, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर नहीं आएगा, है ना। लाइटिंग कम है, नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर नहीं आएगा, इसलिए नॉट कवर्ड में पुअर लाइटिंग एंड लाउड नॉइज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू, है ना। आपको कुछ प्रॉब्लम मिल गया, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम मिला, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, उसको आप सॉल्व करने जाओगे। माइंस में नॉर्मली माइंस चल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मिल गया आपको, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द गोल्स, एनालाइज द प्रॉब्लम और जनरेट सॉल्यूशन, मिसिंग वैल्यू और डिफाइन द प्रॉब्लम, है ना। डिटरमाइन द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, जनरेट सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन ढूंढना चालू कर देंगे। मिसिंग वैल्यू, क्या मिसिंग है ये देखना चालू कर देंगे। या डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम है क्या उसे समझेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, है ना। कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका जो मेन प्रॉब्लम का रूट कॉज है उसे समझना है, डिफाइन करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है और इसे हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि डिफाइन द प्रॉब्लम। रिस्क कंट्रोल हायरार्की फ्लोज फ्रॉम, रिस्क कंट्रोल के क्वेश्चंस आया था कि एलिमिनेशन कंट्रोल अगर है तो कितना रिस्क कंट्रोल हुआ, है ना। आप कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क कंट्रोल का प्रोसेस होता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, आइसोलेशन एंड पीपी, है ना। तो इसमें हायरार्की फ्लोज क्या होता है पहले ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 82, है ना। क्वेश्चन नंबर 82, हायरार्की फ्लोज इस तरीके का होता है कि आप एक चार्ट बनाते हैं, इस तरीके का जो आप एक चार्ट बनाते हो ना, तो वो हायरार्की कहलाता है, ठीक है। सबसे टॉप में जो सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक, उसके बाद कम अच्छा, उसके बाद कम अच्छा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं हायरार्की फ्लो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा कंट्रोल कब होगा, रिस्क कंट्रोल सबसे अच्छा कब होगा, जब आप उस रिस्क को एलिमिनेट कर दो, है ना, खत्म कर दो। तो सबसे पहला एलिमिनेशन, ये सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन, है ना। पहला में क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन। दूसरा आप क्या अच्छा कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब उससे बदल के दूसरा चीज ला दो, मतलब कम खतरे वाला चीज। जो मैंने बताया था, मान लो रास्ता है, रास्ता आधा से ज्यादा घिस चुका है, तो आपके पास अगर उसको दूसरा रास्ता, नया रास्ता आप नहीं ला सकते हैं, मान लो ड्रैग लाइन है, रोप शॉवेल है ना, या हॉलेज का रास्ता है, आप दूसरा रास्ता, नया रास्ता नहीं ला सकते हो, तो ये ज्यादा डैमेज रास्ते को आप कम डैमेज रास्ते से बदल दो, ठीक है। कम डैमेज रास्ते से बदल, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन। तो दूसरा क्या हायरार्की फ्लो में आपने लाया, सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेपरेशन कर सकते हो, सेपरेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ तीसरा क्या आप कर दिए, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब फेंसिंग वगैरह लगा दिया, जहाँ भी डेंजर वाला जगह है वहाँ फेंसिंग लगा दिया कि वहाँ कोई जाए ना, है ना। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं कि टाइमिंग बदल सकते हैं, जैसे ब्लास्टिंग वगैरह में आप रेस्ट के टाइम या शिफ्ट चेंजिंग के टाइम ब्लास्टिंग करेंगे, तो क्या है, कम लोग एक्सपोज होंगे ब्लास्टिंग में, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो मान लो डंपर ऑपरेटर है, बहुत ज्यादा उटपटांग चला रहा है, उसको आप ट्रेनिंग देंगे कि क्या क्या उससे गड़बड़ी हो सकती है ना। लास्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। यह मैंने इसका चार्ट आपको पहले भी दिखाया था कि एलिमिनेशन में 100% कंट्रोल हो जाता है, पीपीई में सबसे कम कंट्रोल होता है। इसका हायरार्की फ्लो अगर आप बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। कि सबसे पहले एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन, सेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड पीपी। सबका आपको परसेंटेज भी याद रखना है। जो पिछले कुछ क्लासेस में ये क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने वो चार्ट दिखाया था, उसे आपको याद रखना है कि कौन से कंट्रोल में कितना परसेंट रिस्क कंट्रोल होगा।
डी इज राइट। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। Every plan or section, unless otherwise provided, be on a scale having factor of dash in case of mines having लार्ज ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, आपका लार्ज ओपन कास्ट माइंस चल रहा है, तो वहां अगर आप माइंस का प्लान बनाते हैं, ओके, तो कितना उसका फैक्टर ऑफ, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ जिसे हम बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, 2000:1 क्या है, अगर दोनों ऑप्शन है तो अपने को 2000:1 लेना है। ठीक, क्वेश्चन। अच्छा, ये ओपन कास्ट माइंस, लार्ज ओपन कास्ट माइन भी बोल दिया है वो। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन नंबर 83 का क्या हो गया, 2000:1। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज टू, जो आप ड्रेसिंग और बैंडेज वगैरह यूज करते हैं, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है ना। किस लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट एड का क्वेश्चन है कि अगर ड्रेसिंग और बैंडेज आप यूज करते हैं तो विक्टिम को इजी फील कराने के लिए, या इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, अब ड्रेसिंग बैंडेज क्या ऊपर में यूज हो रहा है, तो अंदर का ब्लीडिंग कैसे कैसे अंडर का ब्लीडिंग कैसे रोकेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि बाहर से आप पट्टी बांध दिए तो अंदर का ब्लीडिंग रुक गया, इंटरनल ब्लीडिंग, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राशि का सी देखिए, विक्टिम के पेन को रिड्यूस करने के लिए, बैंडेज वगैरह पेन को रिड्यूस करने के लिए नहीं होता है, वो किस लिए होता है, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो उसको कंट्रोल करेगा और इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर आप घाव को खुला छोड़ दोगे, आपको कहीं चोट लगी आप उसे खुला छोड़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं से जम्स आके लग सकता है ना। कोई छू दिया, आप अपने दूसरे हाथ से उसे छू दिए, या कहीं ऐसे सरफेस में वो टकरा गया, है ना, तो उसमें क्या जर्म्स वगैरह आने के खतरा रहता है। एक तो इन्फेक्शन से बचाता है ना, प्रिवेंट इन्फेक्शन, और हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। मेक इट इजियर टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, ये भी कोई ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होता है ना। फील इजी फील कराना तो कोई अपने को टारगेट नहीं, अपना मेन बैंडेज का क्या काम है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। जो मान लीजिए अच्छा खासा कट लग गया है, तो वहां से खून बह रहा है, आप उसमें बैंडेज लपेट देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल होगा, और बाहर से कोई इन्फेक्शन उसमें, जो कोई जम्स वगैरह आने से उसे बचाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है डी। 85 देखिए, इन केस ऑफ एवरी वर्टिकल शाफ्ट और विंज exceeding dash meter in depth, it shall provide sufficient number of guides to ensure smooth and safe passage of cage। ठीक है, शाफ्ट या विंच का कितना डेप्थ, कितने से ज्यादा होगा कि अपन गाइड रोप यूज करेंगे, है ना। तो जब 45 मीटर से ज्यादा, 45 मीटर से ज्यादा हो अपना वर्टिकल शाफ्ट है या विंज है, उसका डेप्थ जब 45 मीटर से ज्यादा हो जाता है, 45 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गाइड गाइड रोप लगाते हैं, ताकि केज जो है वो स्मूथ और सेफ पासेज, उसका पासेज हो स्मूथ और सेफ हो, है ना। गाइड रोप क्या होगा आपका, केज के चारों तरफ क्या करेंगे, चार अपन, सॉरी, है ना, केज है आपका, तो केज के चारों तरफ क्या करेंगे अपन, गाइड रोप लगा देंगे। ठीक है, तो ये केज क्या करेगा, गाइड रोप से चारों तरफ से घिरा रहेगा, तो केज का जो पासेज है वो स्मूथ और सेफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्या होगा, गाइड रोप 45 मीटर से ज्यादा, 45 मीटर से ज्यादा जब डेप्थ आपका बढ़ेगा, तो वहां अपन क्या कर देंगे, गाइड रोप लगाएंगे। Question 26. Authority of persons having no requisite qualification and experience to act as training officer shall cease to have effect on the expiry of। 86 कि ऑथोरिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग नो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू एक्ट एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, किसी को भी हमने ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया है, लेकिन उसके पास जो ट्रेनिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, हमने किसी को ट्रेनिंग ऑफिसर बनाया है, लेकिन उसके पास ये क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी मतलब टेम्पररी किसी को बनाया गया है, तो वो अथॉरिटी जो हमने उसे दिया है ना, कोई एक बंदा है, वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग ऑफिसर का, वो उसके पास नहीं है। उसे हमने ऑथराइज किया है कि आप एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर अभी काम कीजिए। ठीक है, तो उस कितना दिन के बाद इसका ये ऑथोरिटी खत्म हो जाएगा, 30 दिन के बाद क्या करेगा, उसका ऑथोरिटी खत्म हो जाएगा। हमको 30 दिन के बाद कोई ऐसा बंदा लाना ही पड़ेगा जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग ऑफिसर काम करने के लिए, एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर काम करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट रेट और स्पीड यू शुड यूज टू परफॉर्म कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एड से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट एड को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, है ना। तो कार्डियक अरेस्ट, किसी को हार्ट अटैक आ गया, जिसे कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है, तो किसी को हार्ट अटैक आ गया तो आप उसको क्या देंगे, सीपीआर। ओके, तो सीपीआर देंगे तो उसका सीपीआर देने का रेट क्या रहेगा, है ना। जो आप विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो कितने मिनट में आप कितने टाइम्स उसको वो कंप्रेस करोगे, आप उसके चेस्ट को अपन कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जो जिसका भी हार्ट की तरफ चेस्ट को अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं जब सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, 1 मिनट में 100 टाइम्स। ठीक है, इतने स्पीड से अपन करेंगे कि 60 सेकंड में 100 टाइम्स अपन उसे उसके चेस्ट को कंप्रेस कर सकें, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से फर्स्ट एड से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट एड आपके सिलेबस में भी है, तो ये सब कॉमन से क्वेश्चन हैं, है ना। फर्स्ट एड का आप अलग से पीडीएफ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट एड का वैसे क्लासेस भी हो रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं ना। तो करेक्ट रेट ऑफ स्पीड यू शुड यूज टू परफॉर्म कंप्रेशन, कितना कंप्रेस करेंगे, जो उसके चेस्ट को अपन कंप्रेस करते हैं कार्डियक अरेस्ट में, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में अपन 100 टाइम्स उसे कंप्रेस करेंगे। 87 का ए, मतलब इतना जल्दी जल्दी करेंगे कि 100 बार हो जाएगा। द माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल कैटेगरी इंक्लूड्स एनी एक्सीडेंट। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल है, किस एक्सीडेंट को ऊपर माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल कहेंगे। ठीक है, तो एक तो माइनिंग लिखा है आगे में, मीन्स माइंस से रिलेटेड होना चाहिए, और नॉन स्टैटिस्टिकल है, इसका मतलब क्या है, हाँ, सबसे आगे माइनिंग लिखा गया, नॉन माइनिंग लिखा था तो माइनिंग से रिलेटेड एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन माइनिंग लिखाया है तो ड्यू टू एनी ऑपरेशन दैट इज इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन इन एन एरिया, और नॉन स्टैटिस्टिकल है मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द माइन। ठीक है, यही स्टैटिस्टिकल होता तो बाउंड्री के अंदर होता, तो माइनिंग आगे लिखा हुआ है, नॉन माइनिंग नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि ये माइनिंग ऑपरेशन के कारण एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, occurs due to any operation that is incidental to mining operation in any area outside the boundary of the mine। नॉन स्टैटिस्टिकल मीन्स माइंस बाउंड्री के बाहर हुआ है। ठीक है, where it is intended to bring into use any new winding installation for lowering and raising persons, the owner, agent or manager shall not less than dash days before use give notice of such intention to। ठीक है, अगर आप नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, और नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन मतलब या तो एकदम न्यू लगा रहे हैं, या तो कहीं दूसरे का दूसरे शाफ्ट का इस शाफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही कहा जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो जो ऑनर एजेंट और मैनेजर है वो कितने दिन पहले नोटिस देगा, है ना, और और किसे नोटिस देगा। एक तो पहला क्वेश्चन है क्या है, कितने दिन पहले नोटिस देगा कि अपन न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, और किसे देगा। तो सबसे 30 दिन तो ये क्लियर है, 30 डेज पहले अपने को बताना पड़ता है कि हम न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, और दोनों को देंगे, चीफ इंस्पेक्टर और जूनियर इंस्पेक्टर दोनों को अपन नोटिस भेजेंगे कि ऐसा हम करना चाहते हैं। ठीक है, 30 डेज CIRI दोनों को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, when there exists any mine in which operations involve any risk of injury to the health of any person or class of persons employed therein, to whom the chief inspector can request for furnishing a report after study। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है
कि when there exists any mine in which operations involved any risk of injury to the health of any person or class of person present, ठीक है, अगर कहीं हमने ये देखा कि कुछ जो ऑपरेशन हो रहा है, माइनिंग कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें रिस्क हो सकता है किसी के भी हेल्थ को, किसी भी पर्सन को इंजरी हो सकता है, उसके हेल्थ को इंजरी हो सकता है ना। अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसके रिस्क है, to whom the chief inspector can request for furnishing a report after study। तो चीफ इंस्पेक्टर ने ये देखा कि ऐसा ऐसा चीज है, तो वो वो रिक्वेस्ट करेगा कि एक रिपोर्ट तैयार करे, स्टडी उसका स्टडी करे और रिपोर्ट तैयार करे, है ना। तो किसको ये बोलेगा? एजेंट को बोलेगा कि प्राइवेट वाले मेडिकल ऑफिसर को बुलाएगा, किसी भी प्राइवेट वाले को, माइंस के मैनेजर को बोलेगा रिपोर्ट तैयार करो, सर्टिफाइंग सर्जन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है। तो जो हेल्थ को जो अफेक्ट कर सकता है ना, कोई भी ऐसा किसको अफेक्ट कर रहा है? हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, इंजुरी टू द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन, है ना, कि उसे न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, कोई भी ऐसा नोटिफाइड डिसीज हो सकता है। तो कोई भी सर्टिफाइंग सर्जन को क्या करेगा? चीफ इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसका स्टडी करो कि इस ऑपरेशन से क्या हेल्थ में कोई इंजरी हो सकता है। हेल्थ इंजरी मतलब कोई ऐसा नोटिफाइड डिसीज उससे पड़ जाएगा या कोई भी ऐसा बीमारी पड़ सकता है क्या, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है? सर्टिफाइंग सर्जन। क्लियर है? बिल्कुल। हम्म, आगे देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला ही आपका सिलेबस का पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, है ना। तो पहला है तो ऑप्शन नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस। तीसरा ऑप्शन क्या है? असाइनिंग हेड ऑफ ईच ग्रुप। बिल्कुल, ऑर्गेनाइज आप करते हैं, ठीक है, आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, ई&एम, माइनिंग और आपका डिस्पैच, सेफ्टी, अलग अलग बना दिया, फिर उसका क्या करेंगे आप? हेड ऑफ ईच ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में। दूसरा क्या है? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन द ग्रुप। अच्छा, एक ये भी सही चीज बोला ऑर्गेनाइजिंग में ना। ऑर्गेनाइजिंग में एक ऐसा आप ऑर्गेनाइज करोगे कि सारे ग्रुप एक दूसरे को क्या करें? रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। कि मान लीजिए माइनिंग में ई&एम के कारण कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ग्रुप ई&एम वाले को बताएगा कि यहाँ हमको लाइटिंग चाहिए, हमारा यहाँ माइनिंग ऑपरेशन चालू होगा। तो ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आ गया। लास्ट ऑप्शन क्या है? क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के वेरियस स्टेप्स में सबसे पहला तो ये होता है, क्लासिफिकेशन करते हैं एंड ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज का। जैसे बिजली विभाग का अलग ग्रुपिंग कर दिए, है ना, इलेक्ट्रिकल ई&एम हो गया, फिर अपना माइनिंग का अलग ग्रुपिंग हो गया, डिस्पैच जो करेंगे उसका अलग ग्रुपिंग हो गया। तो पहला तो ये रहता है, ठीक है। फिर इस ग्रुप को हर एक ग्रुप का एक हेड बनाएंगे, और उस हेड में और क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे ग्रुप्स में। ठीक है, जो ग्रुप्स बने हैं उसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन 91 का आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? हाउ मेनी वर्कमैन आर नॉमिनेटेड इन द सेफ्टी कमिटी बाय द वर्कमैन ऑफ द माइन in accordance with the procedures prescribed in clause A of sub rule 1 of rule 290 for nomination of workman inspector। ठीक है, कितने वर्कमैन को अपन नॉमिनेट कर सकते हैं सेफ्टी कमिटी में? बाय द वर्कमैन ऑफ द माइन। ठीक है, सेफ्टी कमिटी में कितने नंबर ऑफ वर्कमैन नॉमिनेट किए जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो वर्कमैन के द्वारा जो नॉमिनेटेड वर्कमैन होते हैं, वो 5 वर्कमैन अपन क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्कमैन, तो कोई भी अपन 5 वर्कमैन नॉमिनेट कर सकते हैं सेफ्टी कमेटी में। ठीक है, एज पर माइंस रूल, रूल 1 ऑफ रूल 290। ठीक है, क्वेश्चन 93 देखिए, सोडा एसिड टाइप एक्सप्लेनेशन शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फाइटिंग।
जैसे आपका फोम एक्सटिंग्विशर था, उसी तरीके से यहाँ सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर भी आ गया कि वो किस तरीके के फायर्स में अपन यूज इसे नहीं कर सकते हैं। सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट वाला क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर्स में आपका सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 94, एज पर डीजीएमएस गाइडलाइंस हाइट ऑफ S3 टाइप फेंसिंग शैल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो ये बिल्कुल फेंसिंग ना अभी हमने पढ़ा भी, और अपने को आगे भी ध्यान रखना है कि फेंसिंग के सारे का हाइट क्या रखना। जैसे S1 हमने पढ़ा 1.2 मीटर, उसी तरीके से S3 देखिए क्या है। S3 क्या है, वायर रोप्स, वायर रोप स्टैंड और बार वायर सपोर्टेड बाय मूवेबल पोस्ट स्टैंड, the gap between adjacent members being not less than 0.3 meter, and bottommost member not more than 0.25 meter, and the topmost member not less than 1 meter from the ground। ठीक है, तो ये बोल रहा है मूवेबल क्या रहेंगे, वो रहेंगे स्टैंड। ये क्या हो गया, मूवेबल स्टैंड। ठीक है, नीचे इस तरीके का। ये मूवेबल स्टैंड जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे। अब इसमें क्या है, कटीले तार अपन लगा रहेगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सबसे ऊपर वाला तार जो है वो क्या है, ग्राउंड से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है कि S3 में जो हाइट कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला जो है वो ग्राउंड से 0.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे से जो तार है, ग्रेविटेशन मेंबर्स नॉट मोर देन 0. नॉट लेस देन 0.3 मीटर। ठीक है, और एक दूसरे से 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 94 का आंसर हो गया 1 मीटर। क्लियर है। ठीक है, तो ये फेंसिंग वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। CMR में आप उससे पढ़ सकते हैं, वहां से अगर नहीं पढ़े होंगे तो। बाकी ठीक है, 95 देखते हैं। इवन चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइन एरिया, नंबर ऑफ फोरमैन, नंबर ऑफ मैनेजर्स। इवेंट चार्ट, ठीक है, इवेंट चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वो किसके रिलेशनशिप के बारे में शो करता है। ओके, तो ब्रेक इवन चार्ट एक्चुअल में क्या है, ये आधा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं अपन। ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। पहला ऑप्शन है माइन एरिया, नंबर ऑफ फोरमैन, नंबर ऑफ मैनेजर्स, गलत। माइन एरिया, नंबर ऑफ फोरमैन, नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, गलत। सी नन ऑफ दिस। डी है कॉस्ट, इनकम और प्रॉफिट। और 95 का ई है कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें आपका ब्रेक इवन चार्ट जो है वो किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। एक मिनट रुकिएगा तो। क्लियर है, तो ब्रेक इवन चार्ट आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। 96, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग अ कंपनीज सेफ्टी पॉलिसीज। ठीक है, कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी कुल मिला के कहना चाहता है कि कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी जो बनता है उसमें कौन साइन करता है ना, कंपनी का, माइंस का नहीं।
पूरे कंपनी की बात कर रहा है ना। तो कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी कौन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी, नॉमिनेटेड ऑनर ऑफ द कंपनी, सेफ्टी ऑफिसर, साइट मैनेजर, ये पूरे कंपनी की बात हो रही है, तो ये दोनों तो छट ही गया है ना। कंपनी सेक्रेटरी, ऑनर और डायरेक्टर। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें सेफ्टी पॉलिसी में साइन करते हैं कंपनी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि मोस्ट मैनेजमेंट टीम्स यूज अप्रेजल, बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस टर्म? अप्रेजल होता क्या है ना। ज्यादातर मैनेजमेंट टीम क्या यूज करती है? अप्रेजल। लेकिन इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है, जो अप्रेजल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? 97, द एवेल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर अ गेन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो एक किसी को हमने एक टाइम दे दिया कि इस समय में आपको क्या करना है, इस समय में आपको वो काम, इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वहाँ जो उसका इवैल्यूएशन हम करते हैं उसको अप्रेजल कहा जाता है ना। कि इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करना है ना। A system and used to improve the performance of personnel. The main way in which an employee's works are determined. A system for reward points offered by retailer to attract customer loyalty. नहीं, किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना ही अप्रेजल कहलाता है ना। ताकि क्वेश्चन 98 देखिए, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर कलेक्शन of samples shall be calibrated on a date which is not earlier than। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स शैल बी कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मतलब उसको टेस्ट करके उसको ठीक करना, कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, ठीक करना है, ऑन अ डेट विच इज नॉट अर्लियर देन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के डेट से कितने दिन पहले अपन को करना है, 1 साल पहले करना है। ठीक है? कि मान लो आपका आज हुआ है 12/2020, मान लो अक्टूबर मंथ 2020 में हुआ है। ठीक है, तो अगले अक्टूबर 2021 तक आप उससे सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, ये अक्टूबर से ज़्यादा हो गया, नवंबर, तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बार कैलिब्रेट करने के बाद उसको साल भर आप यूज़ कर सकते हैं कुल मिला के। इसका ये आप इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 99, in respect of an offense committed in the course of the technical direction and management of a mine, which of the following is true? ठीक है, in respect of an offense committed in the course of the technical direction and management of a mine, हाँ, किसी कुछ टेक्निकल डायरेक्शन मैनेजमेंट ऑफ माइंड से कुछ गलती होती है, तो उसमें से क्या सही है? द डिस्ट्रिक्ट मैटर इज नॉट एट ऑल कंसर्न इन सच मैटर। ठीक है, किससे गलती हुई है? मैनेजमेंट से गलती हुई है, टेक्निकल डायरेक्शन से गलती हुई है, ऑफेंस है ना, ऑफेंस कमिटेड मतलब कुछ गलती हुई है, तो उसमें क्या, कौन एक्शन लेगा, है ना, ये सारा कुछ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट एट ऑल कंसर्न सच मैटर, डिस्ट्रिक्ट मैटर तो बिल्कुल देखेगा ही नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा है नॉट एट ऑल, गलत। चलो और ऑप्शन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द चीफ इंस्पेक्टर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन एज पर द कन्वीनियंस। ठीक है, मे, तो क्वेश्चन नंबर 99 का ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, डीएम और सीआई क्या करेंगे, एक वो ले सकते हैं एक्शन, है ना। तीसरा ऑप्शन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन इंस्टीट्यूट एनी प्रोसिक्यूशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर के बिना अप्रूवल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकता है। और चौथा क्या, डिस्ट्रिक्ट कैन इंस्टीट्यूट एनी प्रोसिक्यूशन व्हेन दे ही थिंक सो,
अगर उसे लगता है तो वो एक्शन ले सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लास्ट ऑप्शन है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट shall not institute any prosecution without the previous approval of the chief inspector। बिल्कुल ये सही है कि चीफ इंस्पेक्टर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। ये ऐसी सी बात हुई है, अब मैं इनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ। देवेंद्र सिंह तोमर। एक मिनट, हेलो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 99 का, कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी एक्शन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये डायरेक्टर टेक्निकल जो भी है, मैनेजमेंट टीम जो भी है, उससे ये गलतियां हुई है, मैं इनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ। तो तब तक नहीं ले सकता, शैल नॉट इंस्टीट्यूट एनी प्रोसिक्यूशन विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। पहले चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, as per standard the minimum flow of oxygen in self-contained closed circuit breathing apparatus without lung governed valves shall be। ठीक है, सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीथिंग apparatus है, तो उसमें कितना ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, कम से कम कितना ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, है ना। 6 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, मिनिमम फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 4 लीटर का ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए, किसमें, सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीथिंग apparatus। जिसकी रूल में भी बहुत ही ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, रेस्क्यू रूल भी अपने को अच्छे से पढ़ना है, कुछ में भी हल्का नहीं छोड़ना है अपने को। यहाँ तो 100 का आंसर क्या हो गया, बी। 4 लीटर पर मिनट आपको सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीथिंग apparatus में, अगर विदाउट लंग गवर्न है, एक क्या होता है लंग गवर्न होता है, लंग गवर्न वाल्व होने से क्या होता है, जितना जरूरत होता है उतना ऑक्सीजन फ्लो होता है। लेकिन यहाँ क्या है, विदाउट लंग गवर्न वाल्व है, मतलब आपको खुद ऑपरेट करके वहाँ ऑक्सीजन का फ्लो सेट करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका कितना हो गया, 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो हो गया एसएमसी मेटल 2020। ओके, अगला पेपर क्या आएगा आपका, फर्स्ट क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड ना। फर्स्ट क्लास का ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 2021 का ये है, रेस्ट्रिक्टेड कोल है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कोल 2021, एफ फर्स्ट क्लास एफएमसी बोल सकते हैं ना, फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड कोल 2021 में जो एग्जाम हुआ था, वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि नया पेपर चालू होगा तो ठीक है, पूरा एक साथ अपन देखेंगे, आधा 2 क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.